तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा धोखा देता है, सादगी। हमारे हाथ में जो नोट्स हैं वो एक बहुत ही बुनियादी टूल ट्रेंड लाइन के बारे में है। और आज हमारी इस चर्चा का मिशन ये पता लगाना है कि क्या यह सादगी एक ताकत है या फिर एक जाल। ये सवाल ही सब कुछ है ना? कि क्या आज भी सबसे पुरानी तलवार ही सबसे धारदार है? ट्रेंड लाइन की खूबी और खामी दोनों यही हैं कि ये बहुत सरल दिखती है। एक तरफ ये बाजार के शोर को फिल्टर करके आपको एक साफ तस्वीर दिखाती है, तो दूसरी तरफ इसकी सादगी लोगों को लापरवाह बना देती है। वो इसके पीछे की जो गहराई है उसे समझ नहीं पाते। बिल्कुल। तो चलिए इसी सादगी के पीछे छिपे सच को खोजते हैं। सबसे पहला सवाल, ये ट्रेंड लाइन आखिर है क्या? हम सबने सुना है इसके बारे में, पर इसे बाजार की रीढ़ क्यों कहते हैं? ये तो सिर्फ एक लाइन ही है। इसे रीढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाजार के पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब उसके पूरे ढांचे को सहारा देती है। देखिए, बाजार कीमतों के उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि ट्रेडर्स की भावनाओं से चलता है। लालच और डर। बिल्कुल। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो ट्रेंड लाइन उन पॉइंट्स को जोड़ती है जहां डर पर लालच हावी हो जाता है और लोग गिरावट में भी खरीदने लगते हैं। ये एक तरह से बाजार की सामूहिक साइकोलॉजी का एक्सरे है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प नजरिया है कि लाइन सिर्फ पॉइंट्स नहीं बल्कि इमोशनल टर्निंग पॉइंट्स को जोड़ रही हैं। ठीक है, तो इसके प्रकारों पर आते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये तो हम जानते हैं। हायर हाई, हायर लो का सिलसिला। लेकिन क्या हर अप ट्रेंड लाइन एक जैसी होती है? मतलब उसके एंगल में भी कोई कहानी छिपी होती है? यहीं पर तो असली खेल शुरू होता है। दो अप ट्रेंड देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी ट्रेंड लाइन की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन बहुत खड़ी है, लगभग 70-80 डिग्री के एंगल पर। हाँ, देखा है मैंने ऐसा। बहुत तेजी से ऊपर जाता है। सही। तो ये दिखाता है कि बाजार में जबरदस्त मोमेंटम है, एक तरह का पागलपन है। लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता। ये एक स्प्रिंट दौड़ने जैसा है जो जल्दी थक जाएगा। ऐसे ट्रेंड्स अक्सर तेजी से टूटते हैं। और दूसरी तरह की लाइन जो स्टेबल हो। दूसरी तरफ एक स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाले ट्रेंड की लाइन का एंगल अक्सर 30 से 45 डिग्री के बीच होता है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, स्थिर, टिकाऊ और भरोसेमंद। एक मिनट, लेकिन क्या डाउन ट्रेंड लाइन का व्यवहार भी ठीक अप ट्रेंड का उल्टा होता है? क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बाजार जितनी तेजी से ऊपर जाता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से और बेरहमी से नीचे गिरता है। तो क्या डाउन ट्रेंड लाइन ज्यादा खड़ी और ज्यादा खतरनाक नहीं होती? आपने बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया है। बाजार का एक असूल है, बुल्स टेक द स्टेयर्स, बेयर्स जंप आउट द विंडो। यानी खरीदार सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और बेगवाल खिड़की से कूद जाते हैं। जी हाँ, डर हमेशा लालच से ज्यादा ताकतवर और तेज होता है। इसीलिए आपको अक्सर डाउन ट्रेंड लाइंस ज्यादा खड़ी, मतलब स्टीपर मिलेंगी। उनका एंगल ज्यादा तीखा होता है जो पैनिक सेलिंग को दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई इसकी फिलॉसफी। लेकिन अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। मेरे सामने एक चार्ट है, आपके सामने भी वही चार्ट है। बहुत मुमकिन है कि हम दोनों थोड़ी अलग अलग ट्रेंड लाइनें खींचें। तो फिर सही लाइन जैसी कोई चीज होती भी है या ये सिर्फ देखने वाले की नजर का खेल है? आप सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल जायज सवाल है। ट्रेडिंग कला और विज्ञान का मिश्रण है ना? और ट्रेंड लाइन खींचना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये 100% विज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ नियम हैं जो सब्जेक्टिविटी को कम करके हमें ज्यादा भरोसेमंद लाइन खींचने में मदद करते हैं। जैसे कि? पहला और सबसे जरूरी नियम है कम से कम 3 टच पॉइंट्स ढूंढना। 2 पॉइंट से तो कोई भी लाइन खींची जा सकती है, लेकिन जब बाजार तीसरी बार उसी लाइन का सम्मान करता है तब वो लाइन कंफर्म होती है। वो बाजार की याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। और कैंडल की बॉडी और उसकी बत्ती, मतलब विक, उसका क्या? कुछ लोग कहते हैं लाइन विक्स को छूनी चाहिए, कुछ कहते हैं बॉडी को। इसमें सही क्या है? इसका कोई एक सही जवाब तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कैंडल की बॉडी को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? सोचिए, विक या बत्ती तो दिन के दौरान हुई एक क्षणिक उठापटक है जहां कीमत गई लेकिन टिक नहीं पाई, जबकि बॉडी हमें बताती है कि कीमत असल में कहां पर खुली और कहां बंद हुई, जहां बाजार ने अपना फैसला सुनाया। इसलिए बॉडी से खींची गई लाइन ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ठीक है। हालांकि मैं कहूंगी कि इसे एक पतली लाइन की तरह नहीं बल्कि एक जोन या इलाके की तरह देखना चाहिए। जोन की तरह देखना, ये एक अच्छा मानसिक मॉडल है। इससे थोड़ी बहुत चूक की गुंजाइश रहती है।
एक और गलती जो मैंने लोगों को करते देखा है वो है जबरदस्ती लाइन फिट करना। अगर ट्रेंड नहीं है तो भी वो तिरछी मेढ़ी लाइनें खींचकर एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। इसे एनालिसिस बाय फोर्स कहते हैं। अगर आपको एक साफ सुथरी लाइन खींचने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वहां कोई स्पष्ट ट्रेंड है ही नहीं। मतलब बाजार साइडवेज है। बिल्कुल। सबसे अच्छा ट्रेड कभी-कभी कोई ट्रेड ना करना होता है। एक साफ ट्रेंड लाइन खुद ब खुद दिख जाती है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक अच्छी भरोसेमंद लाइन खींच ली। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? एंट्री, स्टॉप लॉस और ट्रेंड के पलटने का पता लगाने के लिए इसका सबसे कारगर तरीका क्या है? सिर्फ लाइन को छूना ही काफी है या कुछ और भी देखना होता है? नहीं, सिर्फ छूना काफी नहीं है। ये एक अधूरा सिग्नल है। मान लीजिए बाजार एक अप ट्रेंड में है और कीमत गिरकर ट्रेंड लाइन के पास आती है। ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एंट्री पॉइंट नहीं। अब आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना है। कंफर्मेशन? किस तरह का कंफर्मेशन? क्या उस लाइन पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि एक हैमर या एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न? ये कैंडल बताती है कि खरीदारों ने उस लेवल पर कंट्रोल वापस ले लिया है। ये आपकी एंट्री का असली ट्रिगर है। और स्टॉप लॉस के लिए क्या बस लाइन के थोड़ा नीचे लगा देना काफी है? हाँ, स्टॉप लॉस लाइन के नीचे ही लगेगा, लेकिन कितना नीचे ये जरूरी है। इसे बिल्कुल लाइन से सटाकर नहीं लगाना चाहिए। बाजार में हमेशा थोड़ा नॉइज मतलब शोर शराबा होता है। कीमत थोड़ी देर के लिए लाइन के नीचे जाकर वापस ऊपर आ सकती है, जिसे स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं। सही। इसलिए स्टॉप लॉस को उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे या पिछले स्विंग लो के नीचे लगाना ज्यादा सुरक्षित होता है। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रेंड के बदलने का पता कैसे लगाएं? जब लाइन टूट जाती है तो क्या मान लें कि खेल खत्म? नहीं, यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंसते हैं। एक लाइन का टूटना सिर्फ एक चेतावनी है, कंफर्मेशन नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर एक ब्रेक एंड रीटेस्ट का इंतजार करते हैं। ब्रेक एंड रीटेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कीमत लाइन को तोड़ती है, फिर वापस जाकर उस टूटी हुई लाइन को नीचे से छूने की कोशिश करती है। अगर वो लाइन जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस का काम करने लगे और कीमत वहां से वापस नीचे मुड़ जाए, तब ये ट्रेंड के बदलने का एक बहुत मजबूत संकेत होता है। और इस पूरे खेल में वॉल्यूम का क्या रोल है? क्या एक बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट भरोसेमंद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम के बिना ब्रेकआउट एक ऐसी कार की तरह है जिसमें इंजन नहीं है, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। एक असली ब्रेकआउट हमेशा औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ होता है। अच्छा, ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल मनी भी उस मूव में शामिल है। ये उस ब्रेकआउट को ताकत और विश्वास देता है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एक तरफ हम इस एक लाइन की ताकत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन 20 अलग अलग इंडिकेटर से भरा पड़ा है। RSI, मैकटी, बोलिंगर बैंड्स। तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या ये लाइन अकेली काफी है? ये अकेले खेल सकती है, लेकिन टीम में ये एक चैंपियन की तरह खेलती है। इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी जब कई अलग अलग सिग्नल एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हों तो आपकी ट्रेडिंग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ट्रेंड लाइन आपके एनालिसिस का कंकाल है और बाकी इंडिकेटर्स उस पर मांस और त्वचा की तरह हैं जो तस्वीर को पूरा करते हैं। तो ये एक तरह से सबूत इकट्ठा करने जैसा है। ट्रेंड लाइन आपको बताती है कि शायद यहां एक अपराध हुआ है, यानी ट्रेंड बदल रहा है। लेकिन आप सिर्फ उसके आधार पर फैसला नहीं लेते। आप वॉल्यूम से पूछते हैं कि क्या कोई गवाह है, फिर आप RSI से पूछते हैं कि क्या कोई मकसद था। जब कई सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं तभी आप अपना ट्रेड लेते हैं। बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही तरीका है। मान लीजिए कीमत अप ट्रेंड लाइन के पास आती है, ये आपका पहला सबूत है। उसी समय RSI 30 के नीचे है, यानी ओवरसोल्ड, ये दूसरा सबूत है। और फिर वहां एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, ये तीसरा और मजबूत सबूत है। अब आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। इस टूल का इस्तेमाल करते समय लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं? क्योंकि जो चीज जितनी सरल दिखती है उसमें गलती की गुंजाइश भी उतनी ही होती है। मुझे याद है जब मैं नई थी तो मेरा चार्ट एक मकड़ी के जाले जैसा दिखता था। हर छोटे बड़े मोड़ से एक लाइन जा रही होती थी। नतीजा, मैं हर सिग्नल पर ट्रेड करती थी और हमेशा कंफ्यूज रहती थी।
ये सबसे आम गलती है, ओवर एनालिसिस। चार्ट को साफ रखें। और टाइम फ्रेम का क्या 1 मिनट के चार्ट पर बनी ट्रेंड लाइन पर उतना ही भरोसा किया जा सकता है जितना डेली चार्ट पर बनी लाइन पर? बिल्कुल नहीं, ये दूसरी बड़ी गलती है। छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट या 5 मिनट में बहुत नॉइज होता है। वहां बनी ट्रेंड लाइनें बहुत कमजोर होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। नियम यह है, टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, ट्रेंड लाइन उतनी ही ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगी। ठीक है। और अंत में प्रोफेशनल ट्रेडर्स की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये कहावत सही है, लेकिन ये अधूरी है। पूरी कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। Until it bends। जी, इसका मतलब है जब तक ट्रेंड बदल नहीं जाता उसके साथ चलना ही समझदारी है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये भी जानता है कि कोई भी ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं चलता। वो हमेशा उन संकेतों की तलाश में रहता है जो बताते हैं कि ट्रेंड अब बेंड हो रहा है, मतलब मुड़ रहा है। और ये बेंड या मुड़ना चार्ट पर कैसा दिखता है? ये सिर्फ ट्रेंड लाइन का टूटना नहीं है, ये मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव है। जैसे एक अप ट्रेंड में बाजार लगातार हायर हाईज बना रहा है। अगर वो एक नया हाई बनाने में नाकाम हो जाए और फिर अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, तो ये एक मजबूत संकेत है कि ट्रेंड बेंड हो रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि सबसे ज्यादा शोर शराबे वाले इस बाजार में सबसे शांत और सरल टूल शायद सबसे भरोसेमंद है। ये एक तरह का विरोधाभास है। जहां लोग हजारों इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हैं, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर शायद आज भी सबसे ज्यादा भरोसा एक साधारण सी लाइन पर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये ट्रेडिंग की नींव है। और मैं यहाँ सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। सोचिए कि बाजार लाखों लोगों के बीच हो रही एक बातचीत है। हर ट्रेड एक राय है। आजकल के जटिल एल्गोरिदम उस बातचीत में कुछ बहुत ऊंची आवाजें हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन उस पूरे कमरे की सामूहिक भावना का औसत है, एक आम सहमति है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बाजार में असली बढ़त सबसे जटिल टूल रखने में है या उस भीड़ की नब्ज को सबसे साफ तरीके से समझने में है? शायद सबसे बड़ा रहस्य आज भी एक सीधी रेखा खींचने की कला में ही छिपा है।